Hello student, welcome to the Arihandam Academy. So student, today we will start the relation of organic chemistry and हम लोग बेसिकली बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे। और आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स केमिकल बॉन्ड, राइट, कि कैसे कार्बन केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं उसके, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ना बेसिक से चलेंगे। क्योंकि कोविड में आई ऑब्जर्व दैट ड्यू टू दिस कोविड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी केमिस्ट्री बहुत वीक हो चुकी है। मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में जो एक्सपीरियंस किया उसको शेयर कर रहा हूँ, राइट ना। तो कोविड के कारण थोड़ी सी स्टडी जो है बच्चों का उसके पैटर्न्स में भी बदलाव आए हैं और थोड़ी वीक भी हुई है, ठीक है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 9th-10th अगर आपका कोविड में निकला है तो डेफिनेटली बेसिक बहुत कमज़ोर होगा, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, ठीक है। तो लाइक जैसे देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन एंड इट्स केमिकल बॉन्ड। हम लोग बात करेंगे कहाँ से बेटा, हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स केमिकल बॉन्ड, राइट ना, कार्बन एंड इट्स केमिकल बॉन्ड। तो पहले केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर आइसोमेरस पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक, फिर आयपिक नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, डबल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ये सारे टॉपिक एक सीरीज़ में चलता रहेगा। स्टार्ट करेंगे कहाँ से, कार्बन एंड इट्स केमिकल बॉन्ड, कि कार्बन और केमिकल बॉन्ड के बीच क्या रिलेशंस, राइट ना। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं कार्बन, हम लोग बात करते हैं कार्बन। कार्बन इज जस्ट एलिमेंट बेसिकली एग्जिस्ट इन नॉन मेटल फॉर्म। तो आप लिख सकते हैं, देखो कार्बन क्या है, नॉन मेटल फॉर्म। कार्बन क्या है, एलिमेंट का नॉन मेटल फॉर्म। और अगर ये नॉन मेटल फॉर्म है तो आपने पढ़ा होगा कि इसका सिंबल होता है, ठीक है ना, C612, है ना। अगर हम ऐसा सिंबल किसी भी एलिमेंट का ये सिंबल असाइन करते हैं तो इस सिंबल में दो चीज़ याद रखना है। मतलब मान लीजिए कोई एलिमेंट है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और एक नंबर यहाँ पर लिखा होता है। जो नीचे नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं क्या बेटा, एटॉमिक नंबर। और कोई नंबर अगर ऊपर, ठीक एलिमेंट के ऊपर लिखा हुआ है तो ये वाला जो नंबर है दैट इज़ नोन एज मास नंबर, इसको हम लोग मास नंबर बोलते हैं। और ये नेम सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये क्या होगा उसका सिंबल ऑफ एलिमेंट, राइट ना, जो या तो इंग्लिश नेम से लिया होगा या तो उसके लैटिन नेम से, दो जगह से, या तो इंग्लिश नेम से उठाया हुआ है, इंग्लिश नेम से उठाया हुआ है, या तो फिर ये लैटिन नेम से उठाया होता है। ये सिंबल का पैटर्न्स होता है, राइट ना। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ C एंड C टेकन एज कार्बन, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ Na, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम, सोडियम बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका एक लैटिन नाम है नैरियम, यहाँ से उठाया। तो जो सिंबल होता है ना, सिंबल जो होता है बेसिकली वो कहाँ से, या तो इंग्लिश नाम से उठाया होता है या तो लैटिन नेम से होता है। तो अगर मैं सिंबल की बात कर लेता हूँ, कार्बन के सिंबल की बात करते हैं तो C612, 6 उसका एटॉमिक नंबर हो गया, 12 उसका मास नंबर हो गया, राइट ना। ओके नेक्स्ट, यानी यहाँ से Z बिलोंग करता है एटॉमिक नंबर को। और हमें पता होना चाहिए कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एटॉमिक नंबर जनरली क्या बोल सकते हैं, दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम या आयंस, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम और आयंस इज नोन एज एटॉमिक नंबर, राइट ना। बट एक चीज़ और आपको याद रखना है, फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम आपको एक चीज़ और याद रखना कि अगर आपका एटम न्यूट्रल है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर देखो मैंने एटम भी लिखा और आयंस भी लिखा है। जब कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो आयंस फॉर्म होते हैं, या इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो आयंस फॉर्म होते हैं। तो आयंस के कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन्स वेरिएबल है, लेकिन एटम के कंडीशंस में अगर करते हैं तो फॉर न्यूट्रल एटम्स वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर, सो एटॉमिक नंबर लाइक Z must be equal to the proton number, and it is also must equal to the electron number, right ना। तो अगर कोई भी एटम आपका कैसा हो, न्यूट्रल हो, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होता है। चलो ओके, यहाँ तक कोई डाउट वाली बात नहीं। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। सो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एटॉमिक नंबर 6 है, दैट मीन्स प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर इज इक्वल टू 6, राइट ना। कई बच्चों को तो ये भी मालूम नहीं है, अभी
कोविड के कारण, कि किसी भी एटम्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बेसिकली हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? आई होप सो सब कुछ ठीक है, क्लियर है? ओके चलो ओके। नाउ इसके बाद हमें समझना है क्या, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, ठीक है ना? यहाँ तक देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके सब कुछ क्लियर है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा? चलो ओके। नेक्स्ट आपको क्या मालूम होना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमें मालूम होना चाहिए बेटा, देखो वो क्या अच्छे से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर यहाँ पर देखो मास नंबर A इज इक्वल टू मास नंबर, A इज इक्वल टू मास नंबर, तो किसी भी एटम्स का मास नंबर बेसिकली सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक और पार्टिकल्स होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो मास नंबर इज एग्जैक्टली व्हाट, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, राइट ना, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है उसका जो एडिशन होता है उसी को मास नंबर कहते हैं और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तब देखिए यहाँ से बेटा, अगर किसी भी एटम्स में जेड प्रोटॉन्स है और एन न्यूट्रॉन्स है तो ए इक्वल टू जेड प्लस एन हो जाएगा। देन यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या है, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, राइट ना? सो अगर मुझे किसी भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन पता करना कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड दैट एटम, तो हमें मास नंबर में प्रोटॉन नंबर को क्या करना, माइनस करना। तो यहाँ से फॉर्मूला अगर देखें बेटा तो ए इक्वल टू जेड प्लस एन है, मुझे एन चाहिए तो जेड को इधर भेजेंगे, प्लस क्या आएगा, माइनस में आएगा, देन एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, एकदम बिल्कुल बेसिक से चलूँगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है ना? थोड़ा सा अच्छा करना है केमिस्ट्री आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी सीरीज चलेगी ऐसे ही स्लो धीरे धीरे और छोटी छोटी बातों से ऊपर तक पहुंचेंगे। सो एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्लियर है यहाँ तक? आई होप सो। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? तो ओके, ये सिंबल है, आपको समझ में आ गया। नीचे प्रोटॉन्स नंबर है, ऊपर मास नंबर है, प्रोटॉन्स नंबर यानी ये वाला जो 6 है दैट इज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन है, और ये वाला जो 12 है दैट इज n प्लस पी है। सो n प्लस पी इक्वल टू 12 वगैरह हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यानी a इज इक्वल टू n प्लस पी है, इसलिए n इक्वल टू अगर a माइनस पी हो गया तो हम लिख सकते हैं क्या, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 न्यूट्रॉन। यानी कार्बन के इस फंडामेंटल एग्जिस्टेंस वाले स्टेज में जो न्यूट्रॉन्स नंबर है वो 6 है, प्रोटॉन्स नंबर जो है वो भी 6 है, इलेक्ट्रॉन्स नंबर है वो भी 6 है। यहाँ तक ऑल क्लियर? ओके चलो गुड, चलें ठीक है, फिर आगे बढ़। नेक्स्ट बेटा देखिए, ओके तो कार्बन नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, प्रोटॉन्स नंबर 6, इलेक्ट्रॉन्स नंबर 6, न्यूट्रॉन नंबर 6, राइट ना? यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके चलिए आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन की बात करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन, तो कार्बन का 2 तरीके का एग्जिस्टेंस है। एक मैं बात करूँगा आइसोटॉपिक एग्जिस्टेंस। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं? आइसोटॉपिक एग्जिस्टेंस। और दूसरा बात कर रहे हैं हम लोग एलोट्रॉपिक एग्जिस्टेंस, राइट ना? तो एक एग्जिस्टेंस है आइसोट्रॉपिक, दूसरा एग्जिस्टेंस है एलोट्रॉपिक। ओके नाउ आइसो का मतलब होता है इक्वल, आइसो का मतलब इक्वल। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, आइसोटॉपिक कंडीशंस क्या है? तो हम कहते हैं क्या, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है उसका कोई एटम, राइट? सो द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which has same atomic number, ठीक है, which has same atomic number and different mass number is known as isotope, ठीक है, is known as isotopes। यानी कि आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं क्या, कार्बन है, ठीक है, या कोई भी एलिमेंट है, तो
तो एक एटॉमिक फॉर्म है, एक एटॉमिक एग्जिस्टेंस है किसी भी एलिमेंट का जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट उस एटम का डिफरेंट मास नंबर होगा। मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट हो। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कार्बन के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन, तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स स्टेज अवेलेबल है। आइसोटॉप्स स्टेज 3 अवेलेबल है कार्बन के लिए, राइट ना। हम लोग कहते हैं क्या है, नेचर में कार्बन C612 फंडामेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, C613 हैबियर एटम के रूप में एग्जिस्ट करता है, C614 रेडियो एक्टिव। ठीक है, सबका नाम समझिएगा। देखिए, ये फंडामेंटल कार्बन ये फंडामेंटल है जो हमें मिलता है नेचर में। ये हैबियर कार्बन क्योंकि न्यूक्लियस भारी है इसका। न्यूक्लियस भारी क्यों? क्योंकि 12 से यहाँ पर 13 यूनिट का मास है, तो यहाँ 12 mu मास है, यहाँ पर 13 mu भारी मास है। रेडियो एक्टिव क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है। रेडियो एक्टिव कार्बन, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियो एक्टिव कार्बन। तो देखो बेटा, हैबियर कार्बन क्यों? न्यूक्लियस इज मोर हैबियर, न्यूक्लियस इसका ज़्यादा भारी है, इसलिए बोलते हैं हैबियर कार्बन। रेडियो एक्टिव कार्बन क्यों? न्यूक्लियस इज डिसइंटीग्रेटिंग, राइट ना। न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है ना। न्यूक्लियस क्या है? अनस्टेबल न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है बेटा? अनस्टेबल न्यूक्लियस, राइट ना। तो ये चीज़ समझिएगा। आइसोटॉप्स कहने का मतलब क्या हो गया? आइसोटॉप्स कहने का मतलब हो गया द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैज सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटॉप्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो एग्जिस्टेंस है आपका एलोट्रॉपिक एग्जिस्टेंस। कैसा एग्जिस्टेंस है? एलोट्रॉपिक एग्जिस्टेंस। अब एलोट्रॉपिक एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो, और एक चीज़ और समझ सकते हैं यहाँ पर बेटा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं न्यूट्रॉन के लिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूट्रॉन, तो इसमें न्यूट्रॉन नंबर देखो 12 - 6 6, 13 - 6 7, 14 - 6 8, तो न्यूट्रॉन नंबर 6 7 8। प्रोटॉन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन नंबर 6, प्रोटॉन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन नंबर 6, प्रोटॉन नंबर 6 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर 6। तो आइसोटॉप्स नेचर में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि अगर किसी एटम के किसी कंडीशन में अगर एक्स्ट्रा प्रोटॉन या एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन क्या होता है, ट्रैप हो जाता है इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट ना, तो वो क्या करता है? न्यूक्लियस के मास को इंक्रीज कर देता है, राइट ना। बट प्रोटॉन नंबर तो नहीं, प्रोटॉन जब ट्रैप होगा ना न्यूक्लियस में, तो वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रैप होकर के न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। आगे हम रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज डिसइंटीग्रेशन का पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर हम क्या बात करें कि कोई एटम है जिसने अपने प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर ट्रैप कर लिया, वो प्रोटॉन्स कन्वर्ट हो गए न्यूट्रॉन्स में, तो न्यूट्रॉन नंबर्स बढ़ा बट प्रोटॉन्स नंबर तो इंक्रीज नहीं हुआ। तो प्रोटॉन्स नंबर अगर इंक्रीज नहीं हुआ तो आपका एटम नंबर इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन मास नंबर इंक्रीज हो गया, इसलिए उसको आइसोटॉप्स की कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी में? आइसोटॉप्स की कैटेगरी में। आइसोटॉप्स का सीधा मतलब अगर आप एक पीरियोडिक पोजीशन के टर्म्स में देखते हैं तो आप कह सकते हैं क्या, ऐसा एटम्स जिसको आप सेम पीरियोडिक पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सीधा एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं कि अगर दो एटम को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान पर रखना है, एक ही पोजीशन पर रखना है, तो उन दोनों का क्या सेम होना चाहिए? एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए, राइट ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम मेंडलेव्स पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर नहीं, मास नंबर के बेसिस पर कैटेगराइज किया था एलिमेंट को। तो वहाँ पर फिर आइसोबेरिक कंडीशंस को हम डिफाइन कर सकते थे, ठीक है ना, कि जहाँ पर मास सेम हो जाएगा, आइसोबेरिक कंडीशंस है, प्रोटॉन नंबर डिफर करता है वहाँ पर, राइट ना। तो ये कंडीशंस आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं एलोट्रॉपिक एग्जिस्टेंस। एलोट्रॉपिक एग्जिस्टेंस कहने का मतलब क्या होता है कि ये केमिकल का डिफरेंट स्टेट है सेम फिजिकल स्टेट में, ठीक है। मतलब केमिकल एग्जिस्टेंस अलग अलग होगा सेम फिजिकल स्टेट में। लाइक जैसे मान के चलो क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म को समझते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, यानी यहाँ पर क्या कहता है, द केमिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, द केमिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एटम in which element exist in two or more form in same physical state, right ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। व्हेन वी टॉक अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन,
तो कार्बन के दो तरीके का एलोट्रॉप्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, एक होता है क्या आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है क्या एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो कार्बन के दो तरीके का एलोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है जो एग्जिस्टेंस वो होता है एमॉर्फस सॉलिड, राइट ना। जब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें तीन चीज़ें देखने को मिलता है बेटा हमारे पास, राइट ना। एक चीज़ है डायमंड, दूसरा चीज़ है ग्रेफाइट और तीसरा हम लोग बात करते हैं बकमिंस्टर फुलरीन, राइट ना, बकमिंस्टर फुलरीन। और एमॉर्फस तो डायमंड C4 कंडीशंस, ग्रेफाइट C6 कंडीशंस एंड बकमिंस्टर फुलरीन C60 to C70 कंडीशन। मतलब one molecule of diamond can form by the 4 combinations of atoms, graphite by the 6 atom combination and Buckminster fullerene by the 60 to 70 atoms combination, right ना। एंड amorphous solid में हमारे पास जो एलोट्रॉपिक फॉर्म आता है वो होता है क्या आपका कोल एंड पेट्रोलियम। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक है, तो दो तरीके का एग्जिस्टेंस है एलोट्रॉपिक बेटा, कैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फुलरीन है और एमॉर्फस सॉलिड में आपका क्या है कोल है एंड पेट्रोलियम। सो दिस इज द एलोट्रॉपिक एग्जिस्टेंस एंड दिस इज द आइसोटॉपिक एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन इन द नेचर। क्लियर है यहाँ तक, देख लें एक बार, क्लियर है यहाँ तक बेटा। ओके, ऑल सेट। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए गुड, चलें इसको मिटाता हूँ मैं, है ना। चलिए ओके, तो यहाँ पर हम दो बातें और कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेफाइट और डायमंड का कैसा स्ट्रक्चर्स होता है, राइट ना। जैसे देखिए हमने बोला डायमंड का अप्रोच जनरली टेट्राहेड्रल होता है, पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल आगे एक ज्योमेट्री होता है, ठीक है ना। 4 कोवेलेंट बॉन्ड, टेट्राहेड्रल मतलब मीन्स अभी याद रखिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद sp3 हाइब्रिडेशन। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, विद sp3 हाइब्रिडेशन। ये नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड भी सीखेंगे और sp3 हाइब्रिडेशन भी सीखेंगे। और अगर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें तो डायमंड में कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ कुछ ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ। फिर अगर यहाँ के बारे में बात करें तो यहाँ पर फिर देखिए 3 कंटिन्यू, यहाँ पर 4, कुछ इस तरीके से चेंज चलता रहेगा और ये डायमंड फॉर्म होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में बेटा होता है C6 कंडीशन, इसको हम लोग बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर जो बात करते हैं, यहाँ पर भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड होगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसमें 3 सिग्मा होगा प्लस 1 पाई, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करें, 3 सिग्मा एंड 1 पाई, राइट ना। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास क्या C6 लेयर ग्रेफाइट का कुछ इस तरीके का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होता है, आप कुछ इस तरीके से देखते हैं। एक हो गया बेटा, यहाँ पर देखो, दूसरा लेयर ठीक उसके नीचे होता है, और देखो यहाँ पर 1 2 3 दो वैलेंसी पूरी हो रखी है। तीसरी यहाँ पर होगी, इसका तीसरा इसके साथ होगा, इसका तीसरा इसके साथ होगा, इसका तीसरा इसके साथ, इसका तीसरा इसके साथ और इसका तीसरा इसके साथ। और चौथा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है। चौथा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है। चौथा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ठीक है, कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर्स जो है, ये कैसा स्ट्रक्चर्स है, हेक्सागोनल। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, हेक्सागोनल, ठीक है ना। 2 लेयर में है तो बाई लेयर्ड, हेक्सागोनल बाई लेयर्ड, ठीक है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स है, बाई लेयर्ड है। सो 1 लेयर कैन मूव above the another layer due to this presence of pi bonding। यहाँ पर पाई बॉन्डिंग होता है, तो ये इन सब के साथ पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो पाई बॉन्डिंग के कारण पहला लेयर दूसरे लेयर पर इजीली मूव कर सकता है। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, 1 लेयर कैन मूव, 1 लेयर ऑफ हेक्सागोन राइट ना, कैन मूव ऑन अनदर लेयर, राइट ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं,
इसका यूज़ करते हैं ल्यूब्रिकेशन में, सो दैट केमिकल ऑल्सो बी यूज एज ए ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट। तो ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं किस में, ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट, ग्रीस बना के ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट के रूप में। क्लियर है यहाँ तक बेटा, यहाँ तक क्लियर है ना। तो आइसोटॉप समझ में आ गया, एलोट्रॉप समझ में आ गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर समझ में आ गया, कार्बन का मास नंबर समझ में आ गया, प्रोटॉन समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन समझ में आया, न्यूट्रॉन भी समझ में आया, राइट ना। क्यों आइसोटॉप एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट कर रहा है। आइसोटॉप्स एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रोटॉन डिफरेंस इन द न्यूट्रॉन्स नंबर। एलोट्रॉप्स फॉर्म कर रहा है ड्यू टू द डिफरेंस इन द देयर कोवैलेंसी, ठीक है ना, ज्योमेट्री ऑफ देयर कोवैलेंसी, ज्योमेट्री चेंज हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी चेंज हो रही है, इसीलिए इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म डिफर करा। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, आइसोटॉप इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है, क्लियर है, ओके चलो गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर बेटा अगले पड़ाव की ओर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। चलिए गुड, तो आगे की बात कर लेते हैं। अब देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता चल गया 6 होता है, उसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग बात कर लें तो बची हुई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लाइक ओके देखो नाउ कार्बन 6 है बेटा एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो आपने पढ़ा होगा K, L और M, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचे हुए इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में जाएंगे, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं टोटल। 2 इलेक्ट्रॉन को अगर आपने K में रखा तो बचा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएगा, L में जाएगा, तो 2 and 4। एंड अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को हम sp-df ऑर्बिटल्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। लाइक जैसे देखो 1s होता है, ठीक है ना, 2s 2p होता है, फिर 3s 3p 3d होता है, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, 4s 4p 4d होता है, राइट ना, 4f होता है, फिर आपका होता है क्या 5s 5p 5d 5f होता है, फिर होता है आपका क्या 6s 6p 6d 6f, राइट ना, फिर होता है क्या बेटा आपका 7s 7p 7d 7f और 8s। यहाँ तक चल सकते हैं हम लोग। और ध्यान रखिए, देखिए ट्रिक समझिएगा यहाँ पे, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है तो चेक कर लीजिए। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो सिंबल हो जाएगा s2, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन तो सिंबल हो जाएगा p6, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन तो सिंबल हो जाएगा d10 और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स तो सिंबल हो जाएगा f14। अब मान लो यहाँ पर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस मान के चलो ना कि एक फैक्ट्री है जो इलेक्ट्रॉन्स बना के भेज रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिट में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑर्बिट में रहता है और ऑर्बिटल में रहता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले 1s में आएगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद फिर 2s में जाएगा, फिर इसके सामने 2s, यहाँ पर देखो 2p में जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके सामने ऐसे चलते रहेंगे, फिर ये सामने, फिर ये सामने, फिर ये सामने और फिर ये सामने। कुछ इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है, ठीक है ना, ये ऑफ वाउ प्रिंसिपल होता है। द इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑन द बेसिस ऑफ वाउ प्रिंसिपल एंड दैट इज बेस्ड ऑन n+l। अब ज़्यादा चीज़ें छेड़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ानी पड़ेगी, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में ऑलरेडी हमें पढ़ना था। n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज़ द सब्सिडियरी और h मेथल क्वांटम नंबर, जिन दोनों के सम के बेसिस पर हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं। अगर n+l वैल्यू कम है तो इसकी एनर्जी कम है, और अगर n+l वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। जैसे n इज़ दिस नंबर, देखो यहाँ पर n1 है, यहाँ पर n2 है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो 1 + 0 1 2 + 0 2, यानी देखो 1 की एनर्जी कम 2 की एनर्जी ज़्यादा, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा फिर 2s में जाएगा। इसको याद रखने का आप सीधा सीधा एक ट्रिक याद रख लो, देखो ठीक है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो, जैसे 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, 3s है, फिर 3p है, फिर 4s है, फिर 3d है, 4p है, 5s है, फिर देखो बेटा 4d है, 5p है, ठीक है ना, 6s है, ठीक है ना, 6s है। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पर क्या है, 4f है, 5d है, 6p है, 7s है, और फिर देखो क्या है 5f है, 6d है, फिर देखो क्या है 7p है और 8s है। और आप यहाँ पर क्या याद रख लो, आप 4 शब्द याद रख लो। s को स्कूल बोलते हैं, s को स्कूल बोलते हैं, ठीक है ना, p को बोलते हैं पब्लिक, p को पब्लिक, d को बोल दीजिए दिल्ली, और f को बोल दीजिए फैबुलस, f को बोलिए क्या है फैबुलस, ठीक है ना। अब ट्रिक क्या है देखो यहाँ पे ध्यान से देखो,
मैंने क्या बोला, एस को स्कूल पढ़िए, पी को पब्लिक, डी को दिल्ली, एफ को फैबुलस पढ़िए, राइट ना। अब ट्रिक को आजमाइए कैसे, देखो रिपीट करता हुआ पढ़िएगा, स्कूल स्कूल, यानी पहले इलेक्ट्रॉन स्कूल स्कूल को भरेगा, 1s 2s स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, किसको भरेगा, पब्लिक स्कूल, P फॉर पब्लिक, S फॉर स्कूल, फिर से किसको रिपीट हो रहा, देखो पब्लिक स्कूल, जैसे स्कूल स्कूल 2 बार आया तो पब्लिक स्कूल भी 2 बार आएगा, पब्लिक स्कूल, फिर देखो बेटा दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिपीट करो, देखो दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से यहाँ पे देखो दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिपीट हो रहा है बेटा, राइट ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके बाद फैबुलस दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फिर रिपीट हो रहा है फैबुलस दिल्ली पब्लिक स्कूल, राइट ना। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, ठीक है, रिपीट करता हुआ है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंड देन इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर्स इनटू द फैबुलस दिल्ली पब्लिक स्कूल, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है ना। चलो ओके, नेक्स्ट अगला, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और इस 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हम इस कैटेगरी में चलना शुरू करें तो पहले 1s है, फिर 2s है, तो देखो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, s में 2 से ज़्यादा भर नहीं सकते हैं, तो 1s और 2s में 2 से ज़्यादा भर नहीं सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p में जाएगा, तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दीजिए। अब कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज द पैटर्न्स बाय विच यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ से हम लोग एक बात और कर लेते हैं, देखिए इसमें 2 सेल है, एक फर्स्ट सेल है और एक सेकेंड सेल है, तो ये रहा अपना न्यूक्लियस, ये रहा फर्स्ट सेल और ये रहा सेकेंड सेल। अब देखिए बेटा फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 2 बिंदु बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन से बना। सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर एक टर्म्स है, आउटर सेल कौन सा है, तो आउटर सेल हो गया 2, आउटर सेल को ही हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल, क्या बोलते हैं उसको, वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल हो गया 2। इस वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4। यानी 2 बातें और अगर आपको नहीं पता है तो पहली बात है क्या, कि वैलेंस सेल क्या है, वैलेंस सेल क्या है, वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल देखो क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम is known as valence cell, is known as valence cell। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वैलेंस सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वैलेंस सेल हो गया आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो 4 है, वैलेंस सेल सेकंड है, वैलेंस सेल सेकंड है, आउटर सेल भी सेकंड है, राइट ना। तो इसमें यानी हम क्या देख सकते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 1s2 2s2 2p4 2p2, ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ऑर्बिट के हिसाब से दिखाएं तो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर ही S भी आया, P भी आया, कुल मिलाकर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट हैं दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा अपना क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक बेटा, जरूर कमेंट करेंगे, अगर आपको बेहतर लग रहा है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, राइट ना। यहाँ तक बोलें, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। चलो ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसको बताते हैं, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो हमारे पास है क्या, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। वैलेंस सेल हो गया अपना क्या, तो वैलेंस सेल हो गया अपना 2s2 2p2, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया यहाँ पर 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट ना। अब एक चीज़ और समझते हैं हम लोग, एक कॉन्सेप्ट होता है
दो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, एक है एटम हीलियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, ठीक है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है। एक एटम है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है ना। दूसरा एलिमेंट है लेट अस से दैट आर्गन, 18, ठीक है ना, 18। तो यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इस तरीके से एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट है जिसका सीरीज होता है हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, राइट ना। अब देखिए यहाँ से, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 और इस सब के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। एक्सेप्शनली जेनॉन इज रिएक्टिव, एक्सेप्शनली जेनॉन इज रिएक्टिव। जेनॉन को किसी फंडामेंटल कंडीशंस में आप रिएक्ट करा सकते हैं, रेडॉन इज रेडियो एक्टिव, राइट ना। तो ये सेट है किसका, नोबल गैस एलिमेंट का। ये सेट है किसका, नोबल गैस एलिमेंट। मतलब आप कैसा भी बिहेवियर रख लीजिए, ये अपना आइडियल बिहेवियर दिखाएगा। और आइडियल बिहेवियर क्या है, कैसा होता है, नॉन रिएक्टिंग, कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ऐसे एलिमेंट को। आप लड़ो झगड़ो, उससे कोई मतलब नहीं, ये नॉन रिएक्टिंग है, कुछ नहीं करेगा, राइट ना। तो नॉन रिएक्टिंग मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो अगर ऐसे एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो कुछ लोगों ने क्या किया, आइडियोलॉजी ढूंढा कि व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी बेसिकली बिहाइंड दिस टाइप ऑफ एलिमेंट सो दैट दीज आर नॉन रिएक्टिंग इन नेचर। तो आइडियोलॉजी 2 ही चीज़ समझ में आया लोगों को। हीलियम की आइडियोलॉजी ये है कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाकी सबकी आइडियोलॉजी क्या समझ में आई कि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तभी तो ये आइडियल है, एक जैसा है सभी। एक्सेप्शन में ये है तो इसके लिए अलग अलग बना दिया, इसके लिए अलग, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट फॉर आइडियल कंडीशंस, 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट फॉर नॉन रिएक्टिंग, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग। और यहाँ पर क्या आइडियोलॉजी आया, 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट फॉर नॉन रिएक्टिंग। तो एक जगह पर है 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट फॉर नॉन रिएक्टिंग, एक जगह पर है 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट फॉर नॉन रिएक्टिंग। तो जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है कॉन्सेप्ट फॉर नॉन रिएक्टिंग, उस कॉन्सेप्ट को डुएट बोला गया, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया, डुएट बोला गया। और जहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया उसको ऑक्टेट रूल बोला गया, ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो एक डुएट रूल है और एक ऑक्टेट रूल है। तो डुएट रूल को अदर एलिमेंट फॉलो करेंगे, ऑक्टेट रूल को भी अदर एलिमेंट फॉलो करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, द एटम wants to complete the electronic configuration of helium, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ऑक्टेट रूल में क्या लिख सकते हैं बेटा, ऑक्टेट रूल में क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऑक्टेट रूल में क्या बोल सकते हैं, द एटम want to complete the electronic configuration of inert gas element except helium, क्लियर है ना। तो एक जगह से ऑक्टेट रूल डेवलप किया गया, एक जगह से डुएट रूल डेवलप किया। तो आप खुद देख लो बेटा, अगर कार्बन की बात करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, लेकिन इसको कौन सा रूल फॉलो करना, ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। तो वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ये कौन सा रूल है, ऑक्टेट रूल है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वैलेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से देखो 8 माइनस 4, इसकी वैलेंसी भी कितनी 4, वैलेंसी भी कितनी 4। तो वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, देखो वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, राइट ना, बाय विच, so the combining capacity of an element by which atom wants to complete duet और ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब वो डुएट और ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन या तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कर सकता है, या तो वो क्या कर सकता है बेटा, आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कर सकता है। क्या कर सकता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है।
ओके, तो फिर यहाँ तक आप कंटिन्यू करें एंड लेट्स सी इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो तब के लिए बाय बाय, सी यू।